देखिए, आज हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के बारे में। ठीक है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। बेरोजगारी हम किसे बोलेंगे? तो बेरोजगारी जो है यह देश की आर्थिक और सामाजिक समस्या है। बेरोजगारी, इसमें जनसंख्या का कार्यशील समूह काम करना चाहता है परंतु काम नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। बेरोजगारी की माप कौन करते हैं? तो वो करते हैं NSSO। कौन करते हैं? NSSO करते हैं, जिसका गठन 1950 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली पड़ता है। ठीक है, नई दिल्ली पड़ता है। NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बेरोजगारी की माप यही करते हैं। ओके, आप समझिएगा। बेरोजगारी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, एक होते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी, एक होते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। क्या बोले? एक होते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी, एक होते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। ओके, तो पहले हम अनैच्छिक बेरोजगारी पढ़ेंगे। अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या बोला गया है? प्रचलित मजदूर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध ना होने पर काम करने की इच्छा होना। मतलब कि अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या है? क्या बोला गया है? काम नहीं है परंतु आपको काम करने का मन कर रहा है, इसे बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। तो यही चीज तो बोला है, प्रचलित मजदूर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध ना होने पर काम नहीं है लेकिन आपको काम करने की इच्छा है, मन है, इसी को बोलते हैं हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी। अब इसका उल्टा कर दीजिए। इसमें क्या है? काम है, तो ये चीज तो बोला गया है। प्रचलित मजदूर मतलब रोजगार के अवसर उपलब्ध होने पर भी काम करने की इच्छा नहीं है आपको। ठीक है, इसमें मन नहीं है, इसमें काम नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, मतलब कि ऐच्छिक बेरोजगारी मतलब ये हो गया कि काम है पर आप कोढ़ी तरह बैठे हुए हैं, आप काम ही करने का मन नहीं कर रहा है आपको, तो आप किसके अंतर्गत आएंगे? ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत कौन आएंगे? आपका काम करने का मन है लेकिन रोजगार ही नहीं है जो आपको काम मिलेगा, इसे बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। समझ में आ गया होगा? आप समझिएगा ध्यान से। अनैच्छिक बेरोजगारी को समझते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी जो है, देखिएगा, अनैच्छिक बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगा, देखिए, गांव वाला क्षेत्र में और शहर वाला क्षेत्र में। अनैच्छिक बेरोजगारी गांव वाला क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा और शहर वाला क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। तो पहले गांव वाला क्षेत्र समझते हैं। गांव वाला में जो है आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी। ओके, आप समझिएगा। अदृश्य बोले, छिपी बोले या परछन बोले, तीनों एक है लेकिन मौसमी अलग है। मौसम के हिसाब से यहाँ पे काम मिलता है गांव में। ओके, तो ये हो गया मौसमी बेरोजगारी, कोई दिक्कत नहीं है। और गांव में अदृश्य बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे। परछन बेरोजगारी में क्या होता है? श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। श्रम मतलब क्या? मजदूर। गांव में जो परछन बेरोजगारी होते हैं या छिपी बेरोजगारी होते हैं, इसमें जो मजदूर की उत्पादकता होती है ना, ये शून्य होती है। ठीक है, तो पहले हम परछन बेरोजगारी के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अदृश्य बोले, परछन बोले या छिपी बेरोजगारी बोले, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? ये सब गांव में देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिएगा, अदृश्य, परछन और छिपी क्या होता है, इसे ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति का कोई खेत है और ये खेत का मालिक किसी का पिता है। मान लीजिए मोहन है, मोहन का ये खेत है, और मोहन के 4 गो पुत्र है। तो समझिएगा, मोहन पहले ये खेत में काम कर रहा था। कौन? मोहन पहले खेत में काम कर रहा था।
अब ये थक गया, मोहन क्या हुआ, थक गया। इसका 4 गो बेटा जा रहा था, चारों बेटा को बुलाया, सुन इधर, चल खेत में पानी पटा दे, खेत में पानी पटा दो। तो चारों बेटा क्या किया, पिता का बात मान के खेत में पानी पटा दिया, ठीक है। लेकिन खेत का जो असली मालिक है उसका पिता है। खेत का जो भी फसल होगा उसको पिता को मिलेगा। खेत का जो भी फसल को उपजाया हुआ जो भी बाजार में बेचेगा वो किसका होगा, उसका पिता को होगा। लेकिन क्या उसका पुत्र जो उस खेत में काम किया, चारों बेटा जो काम किया खेत में, क्या उसको मजदूरी मिला? उसको तो मजदूरी नहीं मिला। जिसका खेत है, जिसके नाम का खेत है, जो फसल बेचा उसी को न मिला, उसी को न मिला। तो चारों बेटा को मिला, मजदूरी नहीं मिला। तो मजदूरी इसी में तो बोला गया है कि इसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। मतलब इसमें मजदूर जो काम किए, मजदूर बन के जो काम किए, इसमें क्या हुआ, इसमें उसको मिला, प्रॉफिट मिला? नहीं मिला। प्रॉफिट किसको मिला? पिता को मिला। ओके, लेकिन पिता के 4 गो पुत्र जो काम किए थे खेत में, क्या उसको प्रॉफिट हुआ? उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, इसको प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसमें इसका सारा प्रॉफिट, इसका सारा मजदूरी किस में समा गया, किस में चला गया? ये पिता में चला गया। इसी को बोलते हैं हम लोग परछन बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए, ऐसे नहीं समझ में आया तो बेगारी समझ लीजिए। किसी का बेगारी आप काम कर दिए, बिना पैसा का काम कर दिए, तो छिपी हुई बेरोजगारी तो आएंगे इसके अंतर्गत, परछन बेरोजगारी तो आएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। अब समझिएगा, अब इसे ध्यान समझिएगा। यही चीज़ तो हम बताए, इसी को परछन बेरोजगारी कहते हैं, जो कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें श्रम की मतलब मजदूर की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। 4 को पुत्र काम किया था, उसको उत्पादकता का लाभ मिला? नहीं मिला। किसको मिला? उसके पिता को मिला। तो इसका मजदूरी जो है, 4 को पुत्र का जो मजदूरी है वो किस में समा गया? वो पिता में समा गया, पिता के पास चला गया उसका मजदूरी, उसको नहीं मिला। इसी को बोलते हैं अदृश्य परछन या छिपी बेरोजगारी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब मौसमी बेरोजगारी समझते हैं। मौसमी बेरोजगारी किसे बोलते हैं समझिएगा। ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आप समझिएगा, कृषि क्षेत्र में कृषि जो करते हैं वो धान की आप कर रहे हैं, गेहूं की आप कर रहे हैं, चावल की आप कर, कुछ भी चीज़ का कृषि कर रहे हैं ना। तो गेहूं का फसल क्या 12 माह उगाया जाता है, बोया जाता है? नहीं उगाया जाता है, बोया जाता है। गेहूं का जो फसल होता है, गेहूं जो होते हैं वो बोते हैं कब? आप अक्टूबर नवंबर में बोते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, जून जुलाई में काट लेते हैं। तो फसल जो आप बोए वो मौसम के हिसाब से बोए, और वही मौसम के हिसाब से जैसे धान बोए, गेहूं बोए, तो इसका जो भी पैसा आया, जो भी क्या आया, पैसा आया, इसे बेच कर क्या कर रहे हैं आप? पेट भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? पेट भर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आप ये धान बेचे, गेहूं बेचे, ये बेच के आप क्या कर रहे हैं? पेट भर रहे हैं, ठीक है। तो मौसम था तभी तो आप धान बोए, गेहूं बोए, और इसके हिसाब से पैसा कमा के आप पेट भर रहे हैं। अब मौसम नहीं है धान और बोए का, और वो धान खत्म हो गया, गेहूं भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब क्या चीज़ बो के कमाएंगे? मौसम आएगा वो तब ना बो के कमाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मौसमी बेरोजगारी। ये नहीं समझ में आया? अब यहाँ समझिएगा। जैसे दुर्गा पूजा आया, ठीक है, दुर्गा पूजा आया, दुर्गा पूजा हम लोग क्या बेचते हैं? चाट बेचते हैं, चाट बेचते हैं, बहुत सारा खिलौना बेचते हैं। तो दुर्गा पूजा में बहुत लोग कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। लेकिन दुर्गा पूजा खत्म हो गया तो फिर वैसे ही ठप एकदम हो जाता है, सामान वामान रखा रह जाता है। तो ये भी तो क्या है? बेरोजगारी ही तो है, मौसमी बेरोजगारी। दुर्गा पूजा का मौसम आया तो पूरा कमाए, दुर्गा पूजा खत्म हो गया तो क्या कमाए? नहीं कमाए। इसी को बोलते हैं हम लोग मौसमी बेरोजगारी। जैसे कि शादी का कार्ड, मान ले शादी का कार्ड, क्या शादी का कार्ड लोग रोज छपवाता है? शादी लगेगा किसी का तभी तो छपवाएगा, शादी का सीजन आएगा तभी तो छपवाएगा। शादी होगा, ठीक है, शादी होगा, शादी में क्या क्या बुक होगा? डीजे बुक होगा, बहुत सारा साउंडर बुक होता है, स्पीकर जो भी होते हैं
तो क्या ये रोज बुक होता है? मौसम के हिसाब से बुक होता है। दुर्गा पूजा आया तो बहुत लोग कमाया। शादी का कार्ड क्या रोज छपता है? शादी का मौसम आया तब शादी का कार्ड बेच के छाप के लोग कमाया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ठप हो जाता है, मंदा हो जाता है। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हैं। तो ये सब था ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी। अब देखते हैं शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी के बारे में। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी, देखिए शहरी क्षेत्र में आपको दो तरह के बेरोजगारी देखने को मिलेगा। एक शिक्षित बेरोजगारी, एक औद्योगिक बेरोजगारी। एक शिक्षित, एक औद्योगिक बेरोजगारी। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए शिक्षित बेरोजगारी किसे बोलते हैं? देखिए योग्यता के हिसाब से आपको काम नहीं मिल रहा है, आपका योग्यता है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि आप पीएचडी किए हैं, आप पीएचडी किए हैं, लेकिन मजबूरी में आपको क्या जॉब करना पड़ा? चपरासी का जॉब करना पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति आपकी खराब थी, आपको कैसे भी करके कोई काम ढूंढना था, तो आप कौन सा काम करने लगे? चपरासी का काम करने लगे। आपके पास रोजगार है, लेकिन आपके शिक्षा के हिसाब से आपको रोजगार नहीं मिला। इसी को बोलते हैं हम लोग शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, जैसे ग्रुप डी का लोग फॉर्म भरते हैं, ग्रुप डी का फॉर्म तो मैट्रिक लेवल भराता है, लेकिन क्या आपको क्या लगता है जो मैट्रिक पास हुए हैं सिर्फ वही फॉर्म भरते हैं? जिसका ग्रेजुएशन हो गया है ना, वो भी फॉर्म भरते हैं वो, लेकिन क्या ग्रेजुएशन के हिसाब से उसको ग्रुप डी का जॉब करने लायक है? वो तो है नहीं। ट्रैक पे खटता है, ट्रैक पे काम करता है, लेकिन वो मजबूरी में नहीं कर रहा है, वो तो मजबूरी में कर रहा है, शिक्षा के हिसाब से उसको काम नहीं मिला। तो ये सब क्या है? ये सब शिक्षित बेरोजगारी है, जो कि आपको शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिएगा शहरी क्षेत्र में आपको औद्योगिक बेरोजगारी देखने को भी मिलेगा। औद्योगिक बेरोजगारी क्या होता है समझिएगा। औद्योगिक बेरोजगारी जो होते हैं ये अल्प विकसित देशों में देखने को मिलेगा और विकसित देशों में देखने को मिलेगा। अल्प विकसित देश का अर्थ ये हो गया वे देश जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कम विकसित है। वे देश जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कम विकसित है, वो सब अल्प विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और विकसित देश किसे बोलेंगे? जो अर्थव्यवस्था विकसित होने की प्रक्रिया में है, जिसकी अर्थव्यवस्था विकसित होने की प्रक्रिया में है, अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, विकसित होने के कगार पे है। जैसे कि भारत कौन सा देश है? विकसित देश है कि विकासशील देश है? तो क्या बोलेंगे? विकासशील देश है। क्या बोलेंगे? विकासशील देश है। तो विकासशील देश किसे बोलेंगे? जो विकसित होने के कगार पे है। जैसे कि चीन हो गया, भारत हो गया, ये सब विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। और विकसित देश के अंतर्गत कौन आते हैं? यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ये सब विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो समझते हैं औद्योगिक बेरोजगारी क्या होता है। तो ये देखने को मिलेगा अल्प विकसित देश में और विकसित देश में। तो औद्योगिक बेरोजगारी समझिएगा आता कैसे है। जैसे कि अल्प विकसित देश हो या विकसित देश हो, इसमें क्या आया? इसमें फैक्ट्री खुला। इसमें क्या खुला? फैक्ट्री खुला। फैक्ट्री बहुत अच्छा से चल रहा था, एक मंथ चला, एक मंथ में 100 मजदूर को काम मिला। एक मंथ के लिए ये एक फैक्ट्री खुला और 100 मजदूर को काम मिला। लेकिन एक मंथ के लिए जब ये फैक्ट्री खुला ना, उसके बाद क्या हुआ? ये बंद हो गया। क्या हुआ? ये बंद हो गया। तो 100 मजदूर जो है ये तो बेरोजगार हो जाएगा। जब फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो 100 मजदूर जो है ये तो बेरोजगार हो जाएगा। तो औद्योगिक बेरोजगारी हम लोग उसे बोलते हैं जो फैक्ट्री या मशीन के बंद हो जाने से, फैक्ट्री के बंद हो जाने से वहाँ के लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। और ये कहाँ देखने को मिलता है? अल्प विकसित देश में और विकासशील देश में। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से। अब देखते हैं हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है समझिएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी जो मिलता है ये विकासशील देशों में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। संरचनात्मक बेरोजगारी ज़्यादातर आपको विकासशील देश में देखने को मिलेगा। जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी बेरोजगारी? तो संरचनात्मक बेरोजगारी।
भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी बेरोजगारी? संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत कैसा देश है? तो भारत विकासशील देश है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है। किसी भी कार्य में मशीन के आ जाने के कारण लोगों को कार्य जो है वो नहीं मिल रहा है, कार्य से हटा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, खेत में मजदूर काम कर रहे थे। ठीक है, खेत में मजदूर काम कर रहे थे, तो खेत में जब मजदूर काम कर रहे थे तो क्या होता है? फसल कटता था, गेहूं और क्या होता था? गेहूं और कटता था। तो 100 लोग काम कर रहे हैं खेत में, तो 100 लोग को तो रोजगार मिला, लेकिन 100 लोग का काम एक मशीन कर रहा है, तो 100 लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, 100 लोग को तो हटा दिया जाएगा काम से। तो मशीन के आ जाने से जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो यही चीज को हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, और ये ज़्यादातर देखने मिलता है भारत में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि किरान हो या बुलडोजर। ठीक है, बुलडोजर क्या कर रहे हैं? 100 या 200 लोग का काम क्या कर रहे हैं? अकेला कर रहे हैं। 100-200 लोग का काम अकेला कर रहे हैं। जो व्यक्ति 10 दिन में 100 फीट गड्ढा खोद सकता है, वो 21 दिन में ये बुलडोजर काम कर सकता है। तो 100 लोग को तो बेरोजगार हो गया। 100 लोग मिलके 100 फीट गड्ढा खोदता था, लेकिन ये किरान आ जाने से, बुलडोजर आ जाने से वो 21 दिन में काम समाप्त करता है। तो 100 लोग को क्यों रखेगा काम में? काम जल्दी हो रहा है तो क्यों रखेगा लोग को काम में? तो बेरोजगार जब हो जाते हैं मशीन के आ जाने से, तो उसे बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, जो कि भारत में आपको देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है समझिएगा। जैसे कि देखिए, ये विकसित देशों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी विकसित देशों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा कि घर्षणात्मक बेरोजगारी किस देशों में देखने को मिलता है? तो विकसित देशों में। विकसित देशों में। अब विकसित देश में कौन कौन आएंगे? यूएसए आएंगे, कनाडा आएंगे, जर्मनी आएंगे, फ्रांस आएंगे, ये सब विकसित देश के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये सब विकसित देश के अंतर्गत आएंगे। अब समझिएगा इसमें क्या होता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है। देखिए, इसमें एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी पाने के लिए अग्रसर होना। इसमें क्या होता है, एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी पाने को अग्रसर होना। मतलब कहने का अर्थ ये समझिए, कहने का अर्थ समझिए। मान लीजिए कोई ए फैक्ट्री है, कोई ए फैक्ट्री है और कोई बी फैक्ट्री है। ए फैक्ट्री में एक व्यक्ति एक फैक्ट्री में जब काम कर रहे थे तो उसको 1 लाख रुपए मिल रहा था मंथली। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री बी बोला कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, ए फैक्ट्री को छोड़ दीजिए, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, ए जो फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। तो वो लोग जो है क्या करेगा, स्वाभाविक सी बात छोड़ देगा, क्योंकि 1 लाख रुपए का ज़्यादा मिल रहा है उसे प्रॉफिट, वो छोड़ देगा। जब वो छोड़ेगा ए फैक्ट्री को, तो अरे ए फैक्ट्री से बी फैक्ट्री में जब जाएगा वो काम करने के लिए, तो कुछ दिन के लिए जो टाइम लगेगा ना उसको, मतलब ए फैक्ट्री से बी फैक्ट्री के जाने के बीच का समय जो लगेगा उसको, बीच का मतलब कहने का समझिए, ए फैक्ट्री में काम कर रहा था, बी फैक्ट्री वाला बुलाया ना, बी फैक्ट्री वाला जो है 2 लाख रुपए दे रहा है और ए फैक्ट्री वाला को जो दे रहा था 1 लाख रुपए दे रहा था। तो एक व्यक्ति क्या किया, ए को छोड़ के बी के पास जा रहा है, 1 लाख रुपए वाला जो पेमेंट मिल रहा था उसको छोड़ दिया। लेकिन ए से बी के बीच जो जा रहा है, तो उसके बीच का जो समय बचता है ना, जैसे कि बी फैक्ट्री वाला बोला कि 10 दिन का हम टाइम लेते हैं, 10 दिन में आपको काम मिल जाएगा, तब तक जो है आप कागज पत्र सरिया लीजिए। तो उसके बीच में तो ये बेरोजगार रहा, उसके बीच में तो बेरोजगार रहा हूँ, उसके बीच के समय को ही घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं, उसके बीच के समय को ही। मतलब कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम काम करने के लिए, तो बीच के समय को ही क्या बोलते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। कागज पत्र सरियाएगा, ठीक है, कागज पत्र सरियाएगा तब जाएगा बी के पास काम करने के लिए, तो उसके बीच के समय को ही बेरोजगारी बोलते हैं। ओके, जमा पूंजी जो भी होगा उसी से 10 दिन काम चलाएगा, ठीक है। तो इसी बीच के समय को घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा विकसित देशों में, जैसे कि यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। आप समझिएगा,
भारत में बेरोजगारी की माप कौन सी समिति करते हैं? आपसे पूछेगा कि भारत में बेरोजगारी की माप कौन सी समिति करते हैं, तो क्या बोलेंगे? भागवती समिति करते हैं। बेरोजगारी की माप कौन सी समिति बोलेगा? तो भागवती समिति करते हैं। कौन सा संगठन बोलेगा? कौन सा ये बोलेगा तब क्या बोलेंगे? NSSO करते हैं। ओके, दोनों याद रखिएगा। समिति बोलेगा तो भागवती समिति मारिएगा। भागवती समिति का जो गठन हुआ था ये 1973 में भागवती समिति आई थी। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा, फिलिप वर्क एक थे, इसके अनुसार बोला गया है, ठीक है, इसके अनुसार बोला गया है कि बेरोजगारी बढ़ेगी ना, बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति घटेगी। ये कौन बोले थे? क्वेश्चन पूछेगा कि कौन व्यक्ति ये बात बोले थे कि बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति घटेगी। ये कौन बोले थे? ये बोले थे फिलिप वर्क। आप समझिएगा, मुद्रास्फीति घटने का अर्थ ये हो गया कि महंगाई क्या होगी? महंगाई घटेगी, महंगाई घटेगी। मुद्रास्फीति घटेगी मतलब महंगाई घटेगी। बेरोजगार ज़्यादा रहेगा, लोग, उसके पास पैसा नहीं रहेगा, पैसे नहीं रहेगा ना है 1 रुपये जी, क्या खरीदे? तो खरीदेगा ही नहीं कुछ, तो महंगाई तो घटेगा ही ना। लेकिन लोग के पास रोजगार है, लोग के पास रोजगार है, उसके पास पैसा ज़्यादा है। उसके पास अगर पैसा ज़्यादा है तो क्या करेगा? बहुत सारा सामान खरीदेगा, सामान की उत्पादकता को बढ़ाएगा तो महंगाई भी तो बढ़ेगा, महंगाई भी तो बढ़ेगा। लोग के पास पैसा आ जाएगा तो महंगाई भी तो बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये कौन बोले थे कि बेरोजगारी बढ़ने से मुद्रास्फीति घटती है? ये बोले थे फिलिप वर्क। मतलब बेरोजगारी बढ़ने से मुद्रास्फीति घटेगी मतलब महंगाई घटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी का उल्टा कर दीजिएगा, बेरोजगार मिलेगा तो महंगाई बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सब टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, इसका PDF जो है वीडियो के साथ हम डाल देंगे टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम में हम डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 5 तारीख से हम लोग लुसेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आप लोग छूटिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुँच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।